Today I will discuss the basics of movement. Movement is the ability of a force to turn, twist or bend. अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो बल द्वारा किसी वस्तु को किसी बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। अब ये तो आघूर्ण हो गया सिंपली। अगर हम बल आघूर्ण की बात करें यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। Movement of force is the product of magnitude of applied force and its perpendicular distance from the axis of rotation. अब इसमें दो टर्म आए, अप्लाइड फोर्स यानी कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो इक्वल होता है किसके? जो अप्लाइड फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड के, और मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब दो टर्म आएंगे, जैसे हम कोई एक बॉडी ले लें, बॉडी कंसीडर कर लें। ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये इस पॉइंट पे क्या है? पिन जॉइंट है, यानी कि पिन जॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकती है। अब अगर हम इस पॉइंट पे हम कोई भी एक फोर्स अप्लाई कर दें तो ये फोर्स इस बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि इस बॉडी को रोटेट करा सकता है। अब ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, ये बॉडी। अब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, इसको हमने d मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? और मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम जनरली डिनोट करते हैं m से। m बराबर क्या होता है? मैंने अभी डेफिनेशन से बताया, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या बताएगा? अप्लाइड फोर्स है perpendicular distance from the axis of rotation d। ये क्या हो गया? ये एक फॉर्मूला हो गया, एक जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने का। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स देखो होता क्या है, ये जो डिस्टेंस है, यहां तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, दो चीजें कौन कौन सी? एक वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यहां पे जो b है, d डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट f क्या है? f इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये स्केलर है और ये वेक्टर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मूवमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? Movement is a vector quantity ठीक। अब हमें पता चल गया ये वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन से पहले एक चीज और हम देख ले रहे हैं, इसकी यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? देखो फोर्स है, फोर्स की यूनिट सबको पता है क्या होती है, सब जानते हैं, न्यूटन होती है। और ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। तो इसकी जो यूनिट हो गई, यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। यूनिट न्यूटन मीटर, ये यूनिट आ गई। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने जाना कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन
वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आएगी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लगा है, यहां से मैग्नीट्यूड तो निकल रहा है, बट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन भी होगी तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन दो तरह की होती है इसमें, एक होती है क्लॉकवाइज, दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी फोर्स की वजह से किसी एक्सिस के अबाउट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है तो वो क्लॉकवाइज मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है बॉडी तो क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। इसे हम देखते कैसे, इसको देखते हैं। हमने इसी बॉडी को कंसीडर कर लिया, इस बॉडी में क्या है देखो, ये वाला जो फोर्स है और इस वाले फोर्स के कारण ये जो बॉडी होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी या करेगी। तो इस पॉइंट के अबाउट यानी कि एक्सिस ये हो गई। तो अगर हम देखें क्लॉक में जो घड़ी की सुइयां होती है, जैसे ये घड़ी है, ये वॉच मान लिया हमने, वॉच में सुई होती है छोटी छोटी छोटी, उससे बड़ी उससे, तो किस डायरेक्शन में मूव करती है? इस डायरेक्शन में। एक्सिस क्या है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, एक्सिस ये है, तो एक्सिस के अबाउट अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ही अगर मूव करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग होगी। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो फोर्स लगा है इसके कारण जो हो रहा है मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक्सिस ये है, तो देखेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यही फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, इस डायरेक्शन से इस तरह से, तो जो डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? ये डायरेक्शन कैसी होगी? देखो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब इनके नोटेशंस भी होते हैं अपने पर्टिकुलर। नोटेशंस क्या होते हैं? अगर मूवमेंट के नोटेशंस को हम या तो सिंपली लिख सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वरना हम एक नोटेशन यूज करते हैं इस तरह से। अगर इस तरह से बना है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी, अगर ये इस तरह से बना है इस तरह से तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो ये एक्सिस हमारी अगर ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज और भी बहुत अच्छी इसमें समझने के लिए है, क्या होता है जनरली हम ये देखते हैं कभी कभी किसी बुक में हमें क्लॉकवाइज प्लस मिल जाता है, कभी कभी क्लॉकवाइज माइनस मिल जाता है। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है हमें कि हमें क्लॉकवाइज प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, कोई कंपल्सन नहीं है। अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस और माइनस ले सकते हैं। और इस गलती से बचने के लिए हमेशा एक ही नोटेशन रखना, इसको हम प्लस मान लें, एंटी क्लॉकवाइज को इसे माइनस मान लें। ठीक, अगर ऐसा करते हैं तो हमेशा। अब अगर कहीं भी कोई वैल्यू अगर प्लस में लिखी है, प्लस इतना, जैसे अगर हमारा कोई आंसर है, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया इसी के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारा प्लस आई कोई वैल्यू, प्लस में कोई वैल्यू आई तो हम प्लस को हटा के वहां एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, और अगर माइनस में आई तो वहां क्लॉकवाइज लिखेंगे। लेकिन कभी भी उस आंसर को हम प्लस और माइनस में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या ये है, ठीक, माइनस प्लस को प्लस में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसके आगे फर्दर उस साइन को हटा के उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट राइट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।